आए हो जब ज़मीं पर कुछ किरदार निभाने, आए हो जब ज़मीं पर कुछ किरदार निभाने, कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना मिसाल दे। आदाब नाज़रीन, मैं इरफ़ान राही टीएफ़आई उर्दू में आपका बहुत-बहुत ख़ैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ। आज के हमारे इस ख़ास शो में ख़ास मेहमान जो हैं, हमारा जो स्टूडियो अमरदर्श है टीएफ़आई का, इसमें जनाब इसहाक़ अली सुंदर साहब हमारे ख़ास मेहमान हैं। इसहाक़ अली सुंदर साहब सहारनपुर से हैं और वैसे आपकी जो जो आपका वतन है, जो आपकी पैदाइश की ज़मीन है, वो है भटौना ज़िला बुलंदशहर। भटौना ज़िला बुलंदशहर एक तारीख़ी गाँव है, जहाँ पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के दादा की जन्मस्थली है। तो आइए कुछ बात करते हैं इसहाक़ अली सुंदर साहब की, कुछ उनकी शख्सियत के बारे में, कुछ उनके जो अनुभव रहे हैं, कुछ उनके ताल्लुकात रहे हैं, कुछ उनके बारे में। आपको बता दूँ कि आप यूनिसेफ में 15 साल से सोशल वर्किंग में रहे हैं। आप सोशल वर्किंग के रूप में कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और हापुड़ ज़िले में। तो आइए सीधा उनसे रूबरू होते हैं। इसहाक़ अली सुंदर साहब, आपका बहुत-बहुत ख़ैर मक़दम इस्तक़बाल करता हूँ स्टूडियो अमरदर्श में। मैं आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह तरंगा साहब का, जिनका ये टीएफ़आई उर्दू चैनल आप चलाते हैं, जी। आज आपने मुझे यहाँ दावत दी है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसी शख्सियत जो पूरे राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, अपने तिरंगे के लिए समर्पित हैं, और आज मैं खुद यहाँ पर बैठ कर के बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं ऐसे राष्ट्र के लिए समर्पित शख्सियत के आज इस स्टूडियो में हूँ। आपका बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया मुझे बुलाने के जी। तो सबसे पहले मैं आपका जो आप गाँव भटौना से हैं, लिए। ज़िला बुलंदशहर का वो तारीख़ी गाँव, जो चौधरी चरण सिंह साहब हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके दादा की सरज़मीन है। कुछ अपने बारे में, अपनी तालीम के बारे में और कुछ गाँव भटौना के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएँ। वैसे तो बहुत से लोगों को शायद ये मालूम होता है कि जी चौधरी साहब का जन्म नूरपुर की मंडैया, जो अच्छा। हमारे जनपद हापुड़ के हाँ। उसमें पड़ता है एक गाँव, छोटी-सी गाँव था वो, उसमें वहाँ उनका जन्म हुआ। लेकिन जो उनकी मूल जड़ है, जो उनका मूल स्थान है, वो भटौना गाँव है। अच्छा। क्योंकि भटौना गाँव में आज भी उनके नाम पे जो ज़मीन है, उनका घर है, जो आज भी वो पुश्तैनी धरोहर के रूप में गाँव में है, हुँ। और वहाँ होली का चौक होता है, जहाँ पे होली पूजन होता है, और गाँव के जो एक हमारी जो ऐतिहासिक परंपरा होली की गाँव की है, जी। जो एक अपने आप में मिसाल है, वो होली वहाँ पे बजाई जाती है और होली का दहन भी का वहीं होता है। अच्छा। तो वहाँ के उसके पास में चौधरी साहब का वो ज़मीन भी वहाँ पे मौजूद है। क्या हाँ, और मेरा जो जन्म स्थली है वो भी भटौना है, और मेरा जो एक मध्यम मुस्लिम वर्ग में मेरा जन्म हुआ है। जी। मेरे वालिद साहब जो हैं और मेरी वालिदा बिल्कुल अनपढ़ थे, हुँ। और वो एक भी दर्जा पास नहीं थे, ना स्कूल कभी गए थे वो। हुँ। लेकिन मेरे फ़ादर भी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी से अवॉर्डिड थे, अच्छा, क्योंकि क्या वो बात! अपने एक हुनर में और दस्तकारी में बड़े माहिर थे, महारत रखते थे। और जी। अपने वालिद साहब की इकलौती संतान थे। और मेरी एक फूफी थी और मेरे वालिद साहब अकेले थे, लेकिन वो बड़े खूबसूरत थे और पहलवानी भी करते थे अपने टाइम में। क्या बात और अपनी दस्तकारी हुनर में उन्होंने 30 नवंबर 1964 को है! हुँ। तल तत्कालीन प्रधानमंत्री जी हमारे गाँव में आए थे, शास्त्री जी, और उनके हाथों से उन्हें सम्मानित होने का मौका मिला था। क्या बात है! बहुत और आज मैं उनका इसलिए एहसानमंद हूँ अपने वालिद साहब वालिदा का, कि अनपढ़ होते हुए भी उन्होंने मुझे एमए हिंदी और समाजशास्त्र में एमए कराया, और उसके बाद मास्टर ऑफ सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू में हूँ, जी। और एक तरह से तो ट्रिपल पीजी हूँ मैं। जी। और उसके अलावा भी, और जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिसेफ अपने आप में एक दुनिया का बहुत बड़ा तंजीम है, जी। और पूरे यूएनओ का एक संस्था है, बिल्कुल। जिसमें मुझे ब्लॉक स्तर पे 15 साल अपनी सेवाएँ देने का मौका मिला है, बहुत जिसमें बढ़िया। प्रथम मेरी शुरुआत गंगो शरीफ सहारनपुर के जी। कस्बे से हुई। हुँ। 3 मई 2005 को मेरी वहाँ नियुक्ति हुई, हुँ। और मैं करीब वहाँ साढ़े 6 साल रहा। और उसके बाद फिर मुझे एक ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के प्रोजेक्ट में जिले की पोस्ट पे मेरा सिलेक्शन हो गया। हुँ। 2 साल मैं वहाँ रहा, और इसके बाद फिर मैं मास्टर ट्रेनर रहा, हुँ। उसमें सपना सेवा संस्थान में। और उसके बाद में पुणे फिर वापस लौट कर के यूनिसेफ में आया, और 9 साल मेरी सेवाएँ फिर धौलाना ब्लॉक में जिला हापुड़ में रहीं। और इस बीच में मुझे अपने जो इंडिया चीफ रहे जी। यूनिसेफ से, हुँ। माइकल गोल्वे सर, अच्छा। और जो श्रीलंका के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी थे, आईएएस अफ़सर थे, और जी। वो हमारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, हुँ। डॉक्टर निमल हिताची सर से भी मुझे मिलने का मौका मिला। क्या वो बात! मेरे फ़ील्ड में आए थे और उन्होंने मेरे काम को देखा था। क्या बात! और निर्मल सर भी,
हुँ। जो हमारे हेल्थ ऑफ़िसर रहे हैं, बहुत उनसे मेरा बहुत आत्मीय लगाव चलिए, रहा, बहुत ठीक उन्होंने है। मुझे रिगार्ड अब मैं साहित्य की तरफ आना जी सर। चाहूँगा। आप साहित्य से कैसे लगाव? आपको काफ़ी हिंदी में सुंदर आप तख़ल्लुस रखते हैं, उपनाम आपका साहित्यिक नाम है। तो साहित्य की तरफ से आपको कैसा लगा? कब रुझान आपका जैसे ये पैदा हुआ? उपनाम सुंदर के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ जी, कि श्री बिशन सिंह दादा वाजपेयी साहब जो जी, उर्दू के शायर थे जी। और उनके जो दादाजी थे वो ब्रिटिश सेना में हुँ, रंगून के अंदर हुँ। क्लब चलाते थे, अच्छा, जिसमें अंग्रेज़ और उनकी जो पत्नियाँ होती थीं, वो अपना मनोरंजन करने के लिए फ़िल्में देखने आती थीं और क्लबों में वो अपना एन्जॉय करने आते थे, तो वो उसके वहाँ के इंचार्ज थे। अच्छा। और उन्हीं के साथ में बिशन सिंह नादा वाजपेयी साहब जो बर्मा में अपने पिता के साथ में एज़ ए सुपरवाइज़र वहाँ काम कर रहे थे। हुँ, तो वहीं पे उन्हें मोहम्मद इसहाक खां वाजपेयी साहब, अच्छा। जो उनके गुरु थे, हुँ, उनसे उन्होंने उर्दू उर्दू की और अरबी फ़ारसी की तालीम ली हुँ, और वो मतलब ईसा सलातो सलाम को मानते थे, हुँ, और मसीहत को मानते थे। हुँ, तो इसलिए उन्हें कुरान पाक की और बाइबल बिल्कुल उनको कंठस्थ थी हुँ। और वो एक विद्वान थे। अच्छा, तो वो उनके पास मेरा लगाव था और मैं जाता था तो वो मुझे सुंदर साहिब कह के बुलाते थे क्या बात! और ये कहते थे कि ये एक उपनाम मैं आपको दे रहा हूँ, हुँ, आप इसे अपने अपने नाम के साथ लिखा करें। बहुत तो मैं उनकी उस स्मृतियों को याद रखते हुए और उन्हें जीवंत रखने के लिए मैं अपने नाम के साथ ये सुंदर नाम लगाता अच्छा। कविताओं के से आप कैसे जुड़े? लेखन से कैसे हूँ। जुड़े? जब मैं शिक्षा से जुड़ा रहा, हुँ, तो उस टाइम तो हमारा सिर्फ़ ये था कि हम जो पढ़ लें, पास हो जाएँ, बस यही मकसद था। तो जी। साहित्य को इतना गंभीरता से हमने नहीं पढ़ा। हुँ, लेकिन जब मैंने मिलादी मीर नावाकोब जी का मदर उपन्यास पढ़ा, जो रसिया के एक नोबेल पुरस्कार मतलब प्राप्त उपन्यास है जी, मदर जी। का वर्ल्ड फेम, तो उस उपन्यास ने मुझे झकझोर करके रख दिया। और इसके साथ मैंने मुंशी प्रेमचंद साहब का गोदान पढ़ा, तो उनके जो उस लिटरेचर ने मेरे ऊपर प्रभाव किया, तो मुझे वहाँ से एक प्रेरणा मिली और मुझे कुछ लेखन का मतलब शौक हुआ। तो शुरू-शुरू में मेरे पत्र जो थे वो अखबारों में छपते थे, तो हुँ, मेरा पहला जो पत्र था वो दैनिक हिंदुस्तान में छपा। हुँ, और जब कुछ लोगों ने मेरे उस पत्र को पढ़ा तो मुझे मोटिवेट किया। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर एकदा कॉलम पे मैं नवभारत टाइम्स में और अच्छा, राष्ट्रीय एकदा हाँ, वो हाँ, आता है नीचे एकदा आता है संपादकीय पृष्ठ पर कि एकदा में हुँ, और नवभारत टाइम्स में एकदा में छपा जी। और इसके बाद कई वर्ष तक मैं पंजाब केसरी के हुँ, शायरों की महफ़िल कॉलम को लिखता रहा। क्या बात है! बहुत तो बढ़िया। करीब 3-4 साल मैं उस कॉलम को देखता था। उससे शायरों से मेरी मुलाकात हुई हुँ, और जब शायरों के शेर वो छपते थे तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट करते थे, उन्हें हुँ, अच्छा लगता था हुँ, कि आपको मेरा शेर ये कहाँ से मिला और हुँ, कैसे वो? तो इस तरीके से मेरा भी उन अदबी लोगों में साथ बैठने से एक रुझान बढ़ा और अल्लाह के रहमो-करम से अच्छे-अच्छे मुझे हिंदुस्तान के बड़े-बड़े साहित्यकारों के बीच में बैठने का मौका मिला क्या बात! और बड़े-बड़े शायरों के साथ मुझे उनकी संगत मिली, तो एक अदब से जुड़ने का एक मौका मिला और अदबी लोगों में बैठना एक तहज़ीब की निशानी है। जी। हुँ, भटौना से हैं आप, भटौना एक मैं मानता हूँ देश के लिए समर्पित एक ऐसा गाँव है। जी। कुछ आपने बताया था पहले एक चर्चा में आपसे बात हुई थी कि आपके गाँव के लोग आज़ाद हिंद फ़ौज में थे, सुभाष चंद्र बोस जी की फ़ौज में थे। कुछ उसके बारे में बताएँ? जी, दरअसल में वैसे तो लगभग स 60 से 70% लोग हुँ, भारतीय सशस्त्र सेनाओं में और अर्धसैनिक बल के रूप में मेरे गाँव से बहुत लोग हैं। अच्छा। वहाँ पे हर जाति, वर्ग, संप्रदाय के हर घर में से हुँ, मतलब सेनाओं में अपनी सेवा दे रहे हैं, हर आदमी जो। जी। इवन मेरे परिवार, खानदानों में से भी मुस्लिम हुँ, समाज से हुँ, मेरे 6-7 भाई जो लगते हैं, हुँ, वो आर्मी में रहे हैं, हुँ, सिग्नल कोर में रहे हैं, एयर फ़ोर्स में रहे हैं और तो ये हमारे लिए भी फ़क्र की बात है क्योंकि जब मैं स्कूल में था, तो मेरे जो एनसीसी के गुरु थे, श्री संसार सिंह सर जो है, हुँ, उन्होंने मुझे एनसीसी में जो कैडेट के रूप में भर्ती किया था, तो मुझे उस टाइम पे क्योंकि जूनियर डिवीज़न हुआ करती थी, तो वहाँ पे ब्रिगेडियर श्री डीडी शर्मा, ब्रिगेडियर देवदत्त शर्मा जी के हाथों मुझे ए सर्टिफ़िकेट ए ग्रेड में मिला था क्या बात और मुझे कई बार कैंप करने का मौका मिला और मैं एनएसएस में भी रहा हुँ, और उसके बाद फिर मैंने सीनियर डिवीज़न में डीएनपीजी कॉलेज में जब मैं बीएससी का प्रथम वर्ष का छात्र था, तो वहाँ भी 1 साल मैं एनसीसी में रहा। कितने लोग थे सुभाष चंद्र बोस जी की फ़ौज में, जो आप बता रहे हैं कि अ आपके गाँव के लोग थे? मेरे कुछ ऐसी जो जानकारी? मेरे गाँव के 3 स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनके मैं करीब में बहुत रहा अच्छा। और उनसे मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में बहुत कुछ सुना था। तो वो जब अपनी उनके अपने अनुभव शेयर करते थे और बताते थे नेताजी के बारे में, तो मैं बड़ा रोमांचित हो जाता था। हुँ, हालाँकि चूँकि एनसीसी में मुझे फ़ौजियों से ट्रेनिंग मिली
तो मेरे अंदर भी फौजी तो मैं नहीं बना, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे नसीब में भारतीय सेना का वो खाना नसीब में नहीं था, वो राशन मेरे नसीब में नहीं था। लेकिन मुझे जो ट्रेनिंग मिली, हुँ, मेरे अंदर वो सैनिक वाला जो अनुशासन था, वो मेरे अंदर था। जी। तो एनसीसी में वो मुझे मिला। तो क्या वो मुझे बताते थे श्री लालमन सिंह जी हुँ, और लेफ्टिनेंट सुरजा सिंह जी हुँ, और साथ में श्री मेहताब सिंह जी और श्री फ़कीर चंद जी, ये सब लोग आज़ाद हिंद फ़ौज में थे और वो बताते थे कि 22 लोग थे हम बटौना से। अच्छा। और उनमें श्री नारायण सिंह जी जो थे वो उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड थे, जो नेताजी के साथ रहते थे और वो जो उनके साथ कई बार विदेशी यात्राओं में रहे। तो आपका ये शौक बहुत बड़ा रहा है कि आप डायरी लिखने का या ऑटोग्राफ लेने का, आपने बड़े-बड़े व्यक्तियों का ऑटोग्राफ लिया है, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी हुए या और बड़े पूर्व राष्ट्रपति या पूर्व प्रधानमंत्री, उसके अलावा बड़ी सेवाओं में अपनी सेवाएँ देने वाले। ये कैसे शौक आपको लगा डायरी लिखने का और किन-किन लोगों के आपने ऑटोग्राफ लिए अब तक? असल में मैंने जो महादेवी वर्मा जी की एक किताब थी स्मृति की रेखाएँ, अच्छा। और उसमें जब उन्होंने अपने उन अनुभवों को लिखा, हुँ, तो उसमें उनके जो बड़े राइटर थे, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी निराला जी। और जो उनके साथ बड़े-बड़े साहित्यकार रहे, उनके हाथों से लिखी हुई पंक्तियाँ, हुँ, उन्होंने स्मृतियों की रेखाएँ पुस्तक में उनके हाथ से लिखी हुई छापी थी। जी। और वो इस बात का प्रमाण था कि वे उनके संपर्क में रहीं और उनके हाथों से जो लिखी हुई चीज़ें थी, वो एक धरोहर थी। धरोहर तो विश्व। मैं इस चीज़ से बड़ा इंस्पायर हुआ, तो मैंने कहा कि ये एक प्रमाणिक ऑथेंटिक चीज़ है हुँ, कि मैं इस व्यक्ति से मिला हूँ। और उनके हाथों के लिखे हुए विचार जब मैं पढ़ता था, तो मुझे प्रेरणा मिलती थी। क्या इसको मैंने भी एक अपने नेचर में लिया हुँ, और मुझे देश के बड़े-बड़े साहित्यकारों के बीच में जनाब राहत इंदौरी साहब, हुँ, मलिक ज़्यादा मंजूर साहब हुँ, और ये आपके जौहर कानपुरी साहब हुँ। और बड़े-बड़े शायर जो हैं, उनके ऑटोग्राफ मेरे पास मौजूद हैं। और और हिंदी के? हिंदी में जैसे जाना-माना नाम है पद्मश्री चिरंजीव साहब, जी, पद्मश्री श्याम सिंह शशि साहब जी, और साथ में जो है उससे अलग जो और साहित्यकार नामवर सिंह जी जो है, जी हाँ, हाँ, प्रोफ़ेसर और नामवर विष्णु सिंह। नागर साहब जी, जो हिंदुस्तान में लिखते थे, और बिल्कुल। इसके साथ दीनानाथ मिश्र और हुँ, कुलदीप नैय्यर साहब से मुझे मिलने का क्या मौका बात मिला। है! और मेरे ज़िंदगी में 95 में पहली बार मैंने आंध्रा भवन में हुँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, जिसमें मुझे किरण बेदी जी, सलमान खुर्शीद साहब और जो है पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री थे, जी, और ऐसे कुलदीप नैयर हृदय नारायण दीक्षित जैसे लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। क्या बात और उनसे जो मैंने देखा और उनको सुना, हुँ, तो मुझे लगा कि इन धरोहरों को पढ़ कर के कुछ हमारे अंदर भी ऊर्जा हो सकती है। तो मुझे वहाँ से साहित्य की थोड़ी-सी पढ़ने की रुचि हुई। जबकि मेरे पिता, तो मैंने बताया कि मेरी माताजी और पिताजी पढ़े-लिखे नहीं थे, लेकिन मैंने उन साहित्यिक पुस्तकों जो पढ़ा और उनसे जो मैं प्रेरित और जागरूक हुआ, तो उससे मेरे मन के भावों को थोड़ा-सा। अटल बिहारी वाजपेयी जी से कैसे मिलना आपका? अटल बिहारी वाजपेयी साहब एक बहुत ही स्वच्छ छवि के राजनेता थे, और मैंने उनके संसद में जब वो बोलते थे, तो जो हुँ, टीवी पे मैं देखता था, तो उनकी जो वाक्पटुता थी और हुँ, उनका जो बात करने का बोलने अंदाज़ का था, अंदाज़ जो था। और उनको जो विपक्ष भी बहुत जो हुँ, सम्मान देता था, ये अपने आप में गौरव की बात थी। हुँ, लेकिन जब उन्होंने यूएनओ के अंदर हिंदी में भाषण दिया हुँ, प्रधानमंत्री के पद पे, हुँ, और उन्होंने जो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को जो प्रोत्साहित किया था, हुँ, उससे मैं उनकी तरफ बहुत मुखातिब हुआ, हुँ, और मुझे 97 में डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप मिली थी तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में। क्या तो उसमें महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी के साथ वो आए थे, और मैंने उन्हें बहुत नज़दीक से सुना था। क्या तो मैंने उनसे मिलने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे सिक्योरिटी गार्डों ने मुझे उन तक नहीं पहुँचने दिया था। हुँ, बाद में फिर मैंने अपने मन के विचार पत्रों से लिखे, अच्छा, और फिर एक दिन उन्होंने मुझे पीएम हाउस में बुला कर के, अरे वाह! और उनसे मुझे मिलने का मौका मिला। हुँ, तो मेरा उनसे पत्राचार रहता था, और पत्राचार आप और लगातार और मैं उन्हें लिखता था हुँ, कि मैं साहित्यकार के नाते आपको पत्र लिख रहा हूँ, प्रधानमंत्री के हैसियत से नहीं, क्योंकि मैं हुँ, जानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी से मिलना बड़ा मुश्किल काम हुँ, होता है। तो लेकिन एक उन्होंने कवि से उन्होंने साहित्यकार उन्होंने से मिल पत्र जाता जो है। है हुँ, अपने नाम से मुझे भेजा था, हुँ, और जब मैं पीएम हाउस में मिलने गया था, तो हुँ, मैंने वो पत्र जो दिखाया था, हुँ, और जिसको देखने के बाद वो मुस्कुराए थे, और उन्होंने अच्छा, मुझसे मुझे बहुत प्यार दिया था। क्या बात तो वो उन स्मृतियों को मैं नहीं भुला सकता। और मेरे गाँव के सेना के है! 7 रिटायर्ड अधिकारी थे, जिनको मैं उनसे भी मिलवा कर के लाया था, अच्छा, और मैंने उन्हीं लोगों से मिल कर के कारगिल युद्ध के दौरान हुँ, 51,000 रुपए की एक धनराशि हुँ, अपने गाँव के लोगों से इकट्ठा करके, और वो एक ड्राफ्ट के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपी थी, और उन्होंने उस चेक को माथे से लगा के कहा था कि ये एक प्रेरणा है हमारे युवाओं के लिए हुँ, कि हमारे युवा भी
अपने राष्ट्र के शहीदों के प्रति अगर ये कुछ देश की राष्ट्र में कुछ दान दे रहे हैं, हुँ। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो मुझे वहाँ से उनसे बड़ा मैं इंस्पायर रहा और आज भी मैं जब उन चीज़ों को देखता हूँ, उनके पत्रों को पढ़ता हूँ, तो मैं बड़ा रोमांचित हो जाता हूँ और मुझे पुरानी स्मृतियाँ दोबारा से खींच के ले जाती हैं। और मुझे फ़क्र है कि आज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न हैं। आप फ़िल्मों के जो लेखन है या फ़िल्मों में आपने कई रिपोर्टिंग भी की है, फ़िल्मी दुनिया से कैसे जुड़े? कब जाना हुआ बम्बई आपका और कैसा रहा वहाँ का आपका फ़िल्मों में मैं सफ़र? बता देना चाहता हूँ कि जो श्री बिशन सिंह नादा वासवी साहब हैं, हुँ, इनके जो बेटे हैं श्री मुकुटपाल वाल्मीकि जी, हुँ, वो वैसे तो हैंडीक्राफ्ट के ऊपर एग्ज़िबिशन लगाते हैं, लेकिन चूँकि उनके दादाजी और उनके पिताजी का फ़िल्मों के चलचित्र से मैंने बताया बर्मा से रंगून से वो अंग्रेज़ों के हुँ। क्लब चलाते थे, तो उन्होंने अपने सिनेमा हॉल चलाए अच्छा। और सिनेमा हॉल चलाने के बाद में उन्होंने गाज़ियाबाद में क्योंकि पहले टूरिंग सिनेमा चलते थे, जी, जी। तो उसमें उन्होंने एक राका फ़िल्म लगी थी, दारा सिंह जी और मुमताज़ जिसमें एक्ट्रेस थीं, हुँ, तो उन्होंने उनको लाइव गाज़ियाबाद बुलाया था और उनके हाथों से उद्घाटन कराया। अच्छा। तो उस तरीके से वो उन्हें बॉम्बे गए और बॉम्बे जाने के बाद में उन्हें फिर फ़िल्म इंडस्ट्री ने और हरियाणा विकास पार्टी के सहयोग से वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे खुर्जा सीट से अच्छा। और वो आईएस जौहर और जो नवाब पटौदी साहब थे, सैफ अली खान साहब के फ़ादर, हुँ, उनके साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनके चुनाव प्रचार में भी वो गए थे। अच्छा। तो फिर वो एक बार मैं उनसे बैठा था तो मैंने कहा कि आप बम्बई रहते हो, हुँ, कभी हमें भी बम्बई घुमा दो। हुँ। तो उन्होंने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम अच्छा, चलो। अच्छा। तो उनके ही सहयोग से हुँ, मैं बम्बई गया और उन्होंने मुझे नूतन सवेरा के जो संपादक हैं, हुँ, जो कम्युनिस्ट टाइम आने हुए हुँ। अ अ, उनके ऑफ़िस भेजा अच्छा। और मैं जब उनसे मिला तो उसके बाद उन्होंने मुझे डॉक्टर निज़ामुद्दीन थे जो दैनिक दोपहर अखबार चलाते थे और अच्छा। वहाँ जाकर के मुझे भेजा तो उन्होंने फ़ौरन मुझसे कहा कि आप ऑफ़िस आ जाओ और काम कर लो। चूँकि मैं वहाँ घूमने के लिए गया था तो मेरा उद्देश्य नहीं था कि मैं वहाँ नौकरी करूँ, क्योंकि मैं अपनी माताजी से कह के गया था कि वालिदा से कि मैं घूम के हुँ। 10-12 दिन बम्बई जा रहा हूँ। तो क्या जो आपने साहित्यकारों की और लेखकों की, पत्रकारों की एक डायरेक्टरी बनाई, जी। वो उसी दौरान बनाई? उसको बनाने का क्या मकसद है? उसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं? क्या मकसद है उसका? नहीं, जो डायरेक्टरी निकलती है, जी, वो डायरेक्टरीज़ को तो श्री आफ़ताब आलम साहब, जो जी, बॉम्बे में रहते हैं, जी। वो पहले से ही निकाल रहे थे। अच्छा। और वो देश भर के मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और जो प्रिंट मीडिया से समाचार पत्र थे हुँ, और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन और साहित्यकार, लेखक, आलोचक, शायर जो भी हैं, जी, उसका एक बहुत बड़ा दस्तावेज़ वो निकाल रहे थे। साल में 1 बार निकलता है जी। और उसमें देश-विदेशों में जो एनआरआई साहित्यकार रहते हैं, हुँ, उसको भी छापते थे। तो मैं उसको देख कर के बड़ा मतलब प्रेरित हुआ हुँ। और मैंने उनसे पत्राचार किया, कॉन्टैक्ट किया, तो उन्होंने मुझे जिला सहारनपुर का अपने पत्रकारिता कोष का हुँ, जिला प्रभारी बनाया और मैंने बहुत सारे साहित्यकारों को जो उसमें नहीं थे, हुँ। उनको मैं प्रकाश में लाया और मैंने उस डायरेक्टरी के अंदर उनको प्रकाशित कराया और उनको जोड़ा उसमें। तो ये करीब आज भी सिलसिला जुड़ा हुआ है और उस डायरेक्टरी को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो दर्ज हो चुकी है जी, और भारत की प्रथम मीडिया डायरेक्टरी है जी। कि जो लगातार 12-14 सालों तक नियमित छपती रही अच्छा, है। ठीक। और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के हाथ में भी वो उसकी प्रति गई है, क्या बात है! हमारे जो है और जो बड़े-बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके हाथों से भी उसका विमोचन हुआ लोकार्पण। और नीदरलैंड के पूर्व राजदूत श्री बालन जी के हाथों भी अच्छा, उस डायरेक्टरी को प्रसारित किया गया था। बहुत बढ़िया। डॉक्टर प्रभात राय जी जो सीनियर आईएएस हैं, उनके साथ मैंने उसको रिले कराया था। कौन-कौन से मशहूर जो आपको शायर कौन-कौन से पसंद हैं? अगर शायरी की बात करें तो? शायरी में मुझे वसीम बरेलवी साहब हाँ, और राहत इंदौरी साहब और सबसे बेहतर जो है मुझे अहमद फराज साहब भी हुँ, और आज की युवा पीढ़ी में हुँ, जो चल रहे हैं और बड़ी बेबाक बात रखने वाले जो हैं, वो इमरान प्रतापगढ़ी साहब को मैं तवज्जो दूँगा क्योंकि जी, वो जो एक कलमकार की जो सच्चाई को बोलने की जो ताकत और हिम्मत होनी चाहिए जी, वो और मैं जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि जो भारतीय मीडिया का जो चौथा स्तंभ है आज हमारा, हाँ, वो लड़खड़ा गया है। मतलब एक तरीके से बड़ा बुज़दिल बना दिया है। तो ऐसे उसमें कलमकारों की आवाज़ जो दब के रह गई है, जब संसद में मैं इमरान प्रतापगढ़ी जी को देखता हूँ, हुँ। तो मुझे लगता है कि आज भी हौसला रखने वाले और सच्ची बात कहने वाले लोग मौजूद हैं। जो कुछ शेर हमारे नाज़रीन को सुना दीजिए जो आपको पसंद हो, कुछ लाइनें ऐसी जो मैं शायरी के अपनी अंदाज़ में। अपनी एक गज़ल
क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे, जी। क्योंकि मैं तो उस गाँव से हूँ कि मैंने तो अपने गाँव की उस होली को भी देखा है, हाँ जी, बिल्कुल, अपने उस प्यार को भी देखा है। बिल्कुल। और मेरे गाँव में एक सबसे बड़ी बात ये है, मेरे गाँव में सैयद अब्दुल रहमान खां साहब हाँ, और संत श्री सहजराम उर्फ अच्छा। दगड़े वाले बाबा का एक बहुत बड़ा धाम है, हुँ, जो एक साथ जिनकी मजार बनी हुई है। यानी हिंदू और तो मुस्लिम हिंदू दोनों की। मुस्लिम दोनों एक साथ हैं। अच्छा। और साल में होली दीपावली पे जो हुँ, भी हमारे गाँव के देश विदेश में जो भी जहाँ रहते हैं, हुँ, वो लोग उस दिन पूरा परिवार वहाँ पे चादर चढ़ाने और मन्नत मांगने और प्रसाद चढ़ाने में जरूर आते हैं। क्या बात। और एक मेला लगता है हमारे गाँव में। हुँ, तो ये एक इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि जहाँ लोग मंदिर मस्जिद के लिए हुँ, झगड़ा कर रहे हों, हुँ, तो आज एक ऐसी जगह को जो जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, जी, आज उससे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि वो भी तो एक इंसान थे कि जिन्होंने हिंदू मुस्लिम प्रेम भाईचारे को बल दिया। सही बात। और इसमें हमारे गाँव के जो पूर्व केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री थे, हुँ, रक्षा राज्य मंत्री अच्छा। कुंवर चौधरी जगबीर सिंह ताऊ जी कहता था मैं उन्हें, हुँ, महल वाले। हुँ, तो उन्होंने भी एक बार मुझे दूरदर्शन के डायरेक्टर एमबी पहाड़ी साहब के पास भेजा था, अच्छा, और उनके माध्यम से मैंने दूरदर्शन की टीम बुलवा करके उस मेले वहाँ की की कवरेज कवरेज कराई। करा करके उसको दूरदर्शन पे प्रसारित कराया अरे था। वाह! मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आज की सियासत है, तो मैं सियासत पे एक शेर कहना चाहता हूँ। जी, हैवानियत की कोख में हुँ, पलती है सियासत, जी, कुर्सी के लिए रंग बदलती है सियासत, क्या बात है। इंसानों को तक़सीम किया हुँ, आपने जब से। हुँ, पहले राजनीति का मकसद होता था कि राष्ट्र के लिए समर्पित होना, अपने देश का विकास करना, हुँ, अपने देश की सुरक्षाओं के लिए चिंतित होना। हुँ, आज क्या हो रहा है कि आज हम एक अराजकता की स्थिति में जी रहे हैं, चारों तरफ मारा-मारी हो रही है, हुँ, एक-दूसरे भाई-भाई को काटने में लगा हुआ है। हुँ, तो इससे मुझे नहीं लगता कि मेरे देश का भला होगा। ये हमारे देश को एक तरीके से विखंडित करने की एक साजिश है, हुँ, और हमें इन लोगों से बचने की ज़रूरत है। तो मैं इसी पे मैंने एक मुतासिर होके गज़ल कही थी जी, कि हैवानियत की कोख में पलती है सियासत, हुँ, कुर्सी के लिए रंग बदलती है सियासत, हुँ, इंसानों को तक़सीम किया आपने जब से, हुँ, मज़हबी के नाम पे बस चलती है सियासत, क्या बात हर समत घोटाले है। हुँ, और दलाली के हैं चर्चे, हुँ, इस तरह मेरे देश में चलती है सियासत। और आतंक ने बारूद के पौधों को लगाया, वाह! खुद हो खुश होती है, ये देख के फलती है सियासत। ओहो! और सुंदर तेरी बस्ती कहीं दिल्ली तो नहीं है, सुंदर तेरी बस्ती कहीं कहीं दिल्ली दिल्ली तो तो नहीं नहीं है। है, हुँ, इंसान को जहाँ रौंद कर चलती है सियासत। वाह! तो क्या जब बात लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज़ है। उठा रहे थे, जी, और उन पे पानी की बौछारें हो रही थी और उन पे लाठी चार्ज हो रहा था, हुँ, तब मैंने इस चीज़ को देख कर के मैं बड़ा व्यथित था कि आज हम अपने दिल की बात भी नहीं कह सकते, अपने हक की बात भी नहीं कह सकते, और सियासत आज हमको मतलब सड़कों पे डंडों से मारती है और हमें हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। तो ये हमारे लिए, हम सब के लिए बड़ी दुःख की पीड़ा का विषय है। अब मैं आना चाहूँगा आखिर में कि क्या पैगाम देना चाहेंगे आप देशवासियों को कि जो आपकी सरज़मीन है, गाँव भटौना और आपका पूरा व्यक्तित्व जो है हिंदू-मुस्लिम सद्भाव में रहा। आपका गाँव है, जाट बहुल क्षेत्र है। मेरा गाँव आपके बिल्कुल पास में जी। सैदपुर है, हुँ। वो भी जाट बहुल गाँव है। लेकिन कभी कोई ऐसा हादसा हमने सुना नहीं, देखा नहीं कि वहाँ कोई भेदभाव हो। तो ऐसे में ऐसे गाँव और जो आपने बताया 2 मज़ारों का होना, एक हिंदू और एक मुस्लिम, एक मेले का लगना, कहीं न कहीं एक पैगाम जाता है। तो ऐसे पैगाम आप किन शब्दों में देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 30 नवंबर 1964 को जब हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी आए, जी। तो हमारे गाँव में एक संस्था काम करती है। हुँ, अ, उसका नाम है ग्रामोदय सहकारी समिति अच्छा, ग्रामोदय प्राइवेट सहकारी समिति प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड, जी। जो खादी ग्रामोद्योग आयोग से प्रमाणित है, हुँ, और ये 1962 के आसपास पंजीकृत हुई। हुँ, और इस पे जो गाँव के लोग हैं, हुँ, उनको लाभ देने के लिए, जैसे बान उद्योग, लघु उद्योग, कताई उद्योग, हुँ, अच्छा, और जैसे कोल्हू लगाना, इस तरह यानी उन लोगों को आजीविका से जोड़ने के लिए ये योजनाएँ चली। अच्छा। तो उसमें जो खरड़ मुज़फ़्फ़रनगर निवासी थे, हुँ, श्री लज्जाराम जी, हुँ, उस टाइम भटौना में आए थे। अच्छा। उन्होंने ये संस्था रजिस्टर कराई थी, हुँ, और आजीवन पूरे भटौना में रहे, हुँ, और मृत्यु तक, यानी गाँव में ही उनका देहावसान हुआ। अच्छा। उनके बच्चे सब वहीं पे पैदा हुए, और उन्होंने उनसे ही मिलने, हुँ, हमारे अलीगढ़ मुरसान के महाराजा राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी भी उनसे मिलने आते थे। अच्छा।
3 बार भटोने आए वो। और जो श्री वासुदेव थे, जापान के राजदूत थे, वो भी उनके खास मित्र थे। क्या बात! और राजनीति में जो है रामचंद्र विकल जी, जो अपने आप में एक पहले मंत्री रहे, वन मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में। जी। और अच्छे-अच्छे लोगों से उनका ताल्लुकात रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी और जो देश के बड़े-बड़ी दिग्गज राजनीतियों के लोग थे, वो उनके टच में रहे। और राजेश पायलट जी, बलराम जाखड़ जी, अब्दुल गनी कश्मीरी नेता, ज्योति बसु जी। और माने हुए गणितज्ञ अन्ना साहब सहस्त्रबुद्धे और इस तरह के लोग जो हैं, आचार्य सुचेता कृपलानी और बाबू बनारसी दास और कमलापति त्रिपाठी जी और चौधरी चरण सिंह, जी। ऐसी हस्तियां बटोना में आई हैं। बटोना के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा था कि 42 लोगों ने 1914 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार से लेके अब तक अलग-अलग लड़ाइयों में अपनी जो शहादत दी है, जैसे उनमें 48 की लड़ाई है और 1962 की चाइना युद्ध हुआ, 1965 पाकिस्तान युद्ध हुआ, फिर 71 में जब हमारा बांग्लादेश बना तो उसमें भी बहुत से लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी। और कुछ हमारे गाँव के ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3-3 लड़ाइयाँ लड़ी। अच्छा। हाँ, तीनों युद्ध जिन्होंने लड़े वो। तो ये एक बड़ी बात है कि इतनी 70% लोगों का सेना में सेवा देना इस जज़्बे को दर्शाता है कि वहाँ गाँव में अपने राष्ट्र के प्रति कितना लगाव है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ 22 लोग रहे। और आज क्या हो रहा है कि आज हम लोग जो है मतलब अपने गाँव, राष्ट्र और जनपद को भूल करके हम सिर्फ़ अपने निजी स्वार्थों में लगे हुए हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। तो जिस तरह से हमारे गाँव ने उस टाइम मिल करके माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाया था और गाँव में कितना बड़ा काम करके दिखाया था। जी। अगर हम में संगठन है और प्यार है, तो हम आज भी वही काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे लोगों के बहकावे में इसी तरह से बहकते रहे, तो हो सकता है कि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य भी बहुत बड़ा खतरे में होगा बिल्कुल। और शायद वो कोई कुछ अच्छा ना बन के कहीं गलत दिशा की तरफ विहीन ना हो जाएँ, दिशाविहीन ना हो जाएँ। जी। इसलिए थोड़ा-सा हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है सब और अच्छे लोगों को समझने की ज़रूरत है। तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया के स्टूडियो अमरदर्श में आप बैठे हैं। आपको मालूम है कि तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जो टैगलाइन है, हमेशा सोचिए कि हम भारत के लिए क्या कर सकते हैं। जी। इसके बारे में आप कुछ जैसा कि मैं स्टूडियो में आया मैंने देखा कि तिरंगा फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तिरंगा एक अपने आप में शान है जी। और हमारा गौरव है। हमने अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारे कितने जाने युवाओं ने और कितने ऐसे शहीदों ने मतलब इस तिरंगे के लिए अपनी प्राणों की न्यौछावर कर दिया और अपने जी। तिरंगे की आन को रखा है। बिल्कुल। और तिरंगा हमारी पूरी दुनिया के अंदर शान है। फिर में हिंदू-मुस्लिम एकता के लिए, देश के सद्भाव के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुँ। और दीगर बड़े राष्ट्रीय नेताओं ने जो एक सपना देखा था हुँ। कि हम स्वतंत्र भारत में रहेंगे और अपने राष्ट्र को बहुत ऊंचा देखना चाहेंगे, उनका सपना मुझे कहीं ना कहीं धूमिल होता नजर आ रहा है। अच्छा। आज भी हमारे देश की चाहे कोई भी सरकार आ जाए, आज तक कोई भी सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हुँ। आज तक भी भारत रत्न नहीं दे पाई। अच्छा। ये सबसे बड़े दुख की बात है। हुँ। यानी जिन्होंने अपने हिंदुस्तान छोड़ा हुँ। और मुल्क दूसरे मुल्कों में जा के मतलब मदद मांगी और हुँ। इंडियन नेशनल आर्मी के गठन किया और यहाँ तक कि अपने देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। कुर्बान कर दिया। आज भी जो है मतलब भारत सरकार उन्हें भारत देने में क्यों हिचक रही है? भारत रत्न देने जबकि के लिए। सच्चे मानव में भारत रत्न है। जी। हैं? बहुत-बहुत जिन लोगों ने विश्व स्तर पर हमारे नाम को, देश के नाम को पहुँचाया है, शुक्रिया। वो वास्तव में उस सम्मान के हकदार हैं और वो सम्मान आज तक नहीं मिला है, मुझे इस बात का दुःख है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। तो आखिर में आप टीएफआई के लिए क्या कहेंगे तिरंगा मैं फाउंडेशन? टीएफआई के लिए ये कहना चाहता हूँ कि टीएफआई की जो ये कोशिश है, जो एक तिरंगा फाउंडेशन के रूप में उन्होंने स्थापित की है, श्री भूपेंद्र सिंह तिरंगा जी ने, मैं उनकी उस श्रद्धा को और उनके उस तिरंगे के प्रति उनके समर्पित भाव को मतलब अपने दिल से बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं उनसे यही कहता हूँ कि जिस ईमानदारी से, नेक नीयत से वो राष्ट्र के प्रति अपनी तिरंगा का मैसेज लेके चल रहे हैं, वो उसमें कामयाब हों और मालिक अल्लाह ताला उनको बहुत-बहुत इसमें कामयाबी अता करे और हम सब भाई उनके उस तिरंगे का मान रखते हुए और उनका सपोर्ट करें और आगे इसी तरह से उनसे जुड़े रहें। जी। जब मैं तिरंगा फाउंडेशन के आपके इस कार्यालय में आया जी। और मैं रास्ते से आ रहा था, तो सबसे पहले आपके ऑफिस में घुसने से पहले ही मैंने देखा कि दरवाजे पे जो ऑफिस का बहुत बड़ा जो होर्डिंग था, वो तिरंगे के रूप में लगा हुआ था। जी।
जो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र था और मुझे सबसे पहले शुरू से ही घुसने से पहले ही आपके मतलब तिरंगा फाउंडेशन ने मुझे प्रभावित किया हुँ, और जैसे-जैसे मैं ऑफ़िस में अंदर जाता रहा तो मुझे हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा नज़र आया। हुँ, तो एक ऐसा हिंदुस्तान में स्टूडियो जो मुझे पहली बार तिरंगे के रूप में जहाँ पे पूरी राष्ट्रीय भावनाएँ मतलब एक मुझे प्रेरित कर रही थीं और राष्ट्र के प्रति एक मैसेज दे रही थीं। हुँ। तो तिरंगा फाउंडेशन के एक हर कमरे में, हर जगह मुझे तिरंगा जो लगा हुआ मिला, उससे ज़ाहिर हो रहा था कि मैं सही अपने एक भारत में और अपने स्वतंत्र भारत में एक तिरंगे की शान के नीचे बैठा हुआ हूँ। तो मैं खुद अपने आप को फ़ख्र महसूस कर रहा था। सड़कों पे भी आपने देखा होगा कि गमले हैं वो तिरंगामय हैं। पोल्स पे खंभों पर तिरंगा की लाइट्स हैं और तिरंगा पेंट से किए हुए हैं। ये सब इसीलिए है कि हम हमेशा ये सोचें कि हम भारत के लिए कम से कम तिरंगा के लिए कुछ ना कुछ करें और देश के लिए प्रति भावना जागे। मैं तिरंगा फाउंडेशन से एक अनुरोध करना चाहता हूँ जी, कि जो हमारे वो शहीद परिवार, जी। जिनके लोगों को फांसी दे दी गई या जो आज़ादी के लिए मतलब ज़िंदगी भर अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। हुँ, आज भी मैं देखता हूँ कि उन शहीद परिवारों की बड़ी उपेक्षा होती है, हुँ, सरकारी विभागों में वो किसी काम के लिए जाते हैं, हुँ, तो बाबू लोग उन्हें परेशान करते हैं और उन शहीदों की आज भी उपेक्षा होती है। तो ऐसे उन शहीद परिवारों के सदस्यों को, हुँ, उनके लोगों को भी आप स्टूडियो में बुलाएँ हुँ, और उन्हें भी जोड़ें और उनके विचारों को जन-जन तक देशवासियों को सुनाएँ, ताकि हमें पता चले कि उन्होंने जो शहादत दी थी, हुँ। आज़ादी का जो सपना उन्होंने देखा था, क्या सही मायनों में वो पूरा हुआ? यानी आप हाँ। चाहते हैं कि एक बार हाँ, हर उन व्यक्ति उन यहाँ एक बार शहीदों आना के चाहिए। विचार भी हमें सुनने को मिलें, ताकि वो उनसे पता चले ना कि उन जिन परिवारों के लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी, हुँ, उन परिवारों के लोगों का राष्ट्र के प्रति और हमारे प्रति उनका क्या नज़रिया है और मतलब उनके जो आज़ादी के जो अनुभव हैं, जी, वो हम देशवासियों के साथ शेयर होंगे, तो इससे हमारी युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा मिलेगी। प्रेरणा मिले। और इस दिशा में जो है, जो आपका तिरंगा फाउंडेशन है, हुँ, वो इसी तरह से सबको जोड़ता रहे और सब लोग तिरंगा फाउंडेशन में ज़रूर आएँ। जी, जो लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं या और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि तिरंगा फाउंडेशन में वो ज़रूर आएँ और एक बार तिरंगा फाउंडेशन की उस मशाल को, हुँ, जो श्री भूपेंद्र सिंह जी ने तिरंगा की शान के लिए क्या स्थापित की बात हुई है, है। उसको मतलब देख कर के वो खुद महसूस कर सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा है, जो अपने तिरंगे के लिए सोता है और तिरंगे के लिए जगता है और तिरंगे के लिए ही हमेशा समर्पित रहता है। क्या बात ऐसी शख्सियत को मैं समर्पित भाव से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी इस प्रेरणा के लिए उन्हें साधुवाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे इसहाक अली सुंदर साहब जिन्होंने अपने विचार रखे।